शुरू करें शुरू से। नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार द्विवेदी, सहायक शिक्षक, नेहरू इंटर कॉलेज पनवाड़ी, कक्षा 12 सामान्य हिंदी विषय को पढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ। माध्यमिक शिक्षा परिषद के शैक्षिक पंचांग के अनुसार सबसे पहले हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। आशा है ये वीडियो आपके लिए अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। प्यारे बच्चों, हिंदी खड़ी बोली गद्य का विकास यद्यपि आधुनिक काल में हुआ, इसके पूर्व कुछ ब्रज भाषा के गद्य की रचनाएं और राजस्थानी गद्य की रचनाएं भी उपलब्ध हुई हैं। राजस्थानी गद्य भाषा की रचनाएं 13वीं शताब्दी में प्राप्त हुई, जिसमें जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में बताया गया है और जो ब्रज भाषा गद्य की रचनाएं हैं वो हिंदी साहित्य में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनमें जो ब्रज भाषा के कवि हैं उनका विशेष योगदान है। वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विठलनाथ जी के द्वारा इस राजस्थानी गद्य में काफी सहयोग किया गया है। गोसाई गोकुलनाथ की कुछ रचनाएं 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता ये गोसाई गोकुलनाथ द्वारा लिखी गई है। हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। साहित्य का इसमें सबसे पहले जो मैंने बताया अभी आपको, गोसाई गोकुल विठलनाथ जी द्वारा 84 वैष्णव की वार्ता, चौरासी वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, ये लिखी है गोसाई गोकुल विठलनाथ
ये राजस्थानी गद्य भाषा की रचनाएं हैं। 84 वैष्णवान की वार्ता, 252 वैष्णवान की वार्ता, जो गोसाई गोकुल विठलनाथ द्वारा लिखी गई है। प्यारे बच्चों, अब हमें हिंदी गद्य के काल का विभाजन करना है। पहले मैं आपको बताऊं हिंदी गद्य के काल का विभाजन। हिंदी गद्य के काल का विभाजन। हिंदी गद्य काल को 5 कालों में बांटा गया। पहला तो दिया हुआ है पूर्व भारतेंदु युग। पूर्व भारतेंदु युग। दूसरा है आपका भारतेंदु युग। दूसरा हो गया भारतेंदु युग। तीसरा है आपका द्विवेदी युग। और चौथा है आपका शुक्ल युग, या इसी को छायावादी युग भी कहते हैं, शुक्ल युग। और एक हो गया शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग। इनकी समय सीमा, पूर्व भारतेंदु युग की समय सीमा है 13वीं सदी से 13वीं सदी से 1850 ईस्वी तक। 1850 ईस्वी। हाँ, जो भारतेंदु युग की शुरुआत हुई वो 1850 ईस्वी से ये हुआ आपका 1900 ईस्वी तक। 1900 ईस्वी। और जो आपका द्विवेदी युग है वो 1900 से लेकर के 1920 तक रहा। ईस्वी से 1920 तक। और इसके बाद शुक्ल युग जो हुआ, या जिसे हम छायावादी युग भी कहते हैं, ये आपका 1920 से 1936 तक। 1920 से 1936 तक। 1936 तक। और 1936 से अद्यावधि तक ये आपका जो आज भी चल रहा है, 1936 से अब तक। अब तक इस प्रकार से 5 भागों में गद्य साहित्य के काल का विभाजन किया गया है। पहला है आपका भारतेंदु युग, पूर्व भारतेंदु युग।
जो 13वीं सदी से लेकर के 1850 ईस्वी तक चला। फिर आपका भारतीय हिंदू गाया गया जो 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक रहा। इसके बाद द्विवेदी युग की शुरुआत हुई 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, और इसके बाद शुक्ल युग का प्रारंभ हुआ जो 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक रहा। और शुक्लोत्तर युग या जिसे हम छायावादोत्तर युग के नाम से जानते हैं वो आपका 1936 से लेकर के अब तक जो चल रहा है। इस प्रकार से इस काल को 5 भागों में बांटा गया है। अब मैं आपको बता रहा हूं खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक उन्नायक कौन थे। खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक उन्नायक जिन्होंने खड़ी बोली गद्य की शुरुआत की, उनको ऊंचा उठाया खड़ी बोली गद्य में के उन्नायक, मैं उनके नाम आपको बता रहा हूं। उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। इसमें खड़ी बोली गद्य के उन्नायकों में 4 प्रमुख नाम आते हैं। पहले तो आता है सबसे पहले आपका मुंशी सदा शुक्ला। मुंशी सदा शुक्ला मुंशी सदा शुक्ला। दूसरे हिंदी खड़ी बोली गद्य के उन्नायक हैं मुंशी इंसाल्लाह। मुंशी इंसाल्लाह। और तीसरे हिंदी खड़ी बोली गद्य के उन्नायक हैं सदल मिश्र। सदल मिश्र। और चौथे हैं आपके लल्लू लाल। मुंशी सदा शुक्लाल की रचना है सुख सागर। सुख सागर। और मुंशी इंसाल्लाह खान ने लिखा है रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी। और सदल मिश्र ने लिखा है नासकेतुपाख्यान। केतुपाख्यान। और लल्लू लाल की जो रचना है वो है प्रेम सागर। प्रेम सागर। इस प्रकार से जो हिंदी खड़ी बोली गद्य के उन्नायक हैं वो है मुंशी सदा शुक्लाल जिन्होंने सुख सागर लिखी है, मुंशी इंसाल्लाह खान जिन्होंने रानी केतकी की कहानी, सदल मिश्र जिसकी रचना है नासकेतुपाख्यान, और लल्लू लाल
जी ने लिखा है प्रेम सागर। इसके लिए एक दुआ भी याद करने के लिए प्रचलित है, सुख सागर सुखलाल की लल्लू प्रेम बखान और इन रानी केत की हिंसा अल्लाह खां की सदल मिस्र नाश के तो पाख्यान। अगर इसको दोहे के रूप में हम अगर इसे पढ़ लेते हैं तो निश्चित है ये चारों रचनाएं हमें याद हो जाती हैं कि मुंशी सदर सुखलाल ने सुख सागर लिखा था, मुंशी इंसा अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी लिखी है और सदल मिश्र ने नाश के तो पाख्यान और लल्लू लाल जी ने प्रेम सागर लिखा हुआ है। खड़ी बोली गद्य के चारों जो आपके उन्नायक हैं, ये आपके जो मुंशी सदा सुखलाल, लल्लू लाल और सदल मिश्र जी, ये कलकत्ता के फोर्ट कॉलेज में मुंशी थे। इनकी भाषाओं में यानी इनकी रचना लगभग 1803 में हुई, क्योंकि कलकत्ता का जो फोर्ट कॉलेज है वो 1800 ईस्वी में उसकी शुरुआत बताई जाती है। अतः इनकी रचनाओं का जो जिक्र मिलता है वो 1803 में। और जो मुंशी इंसा अल्लाह खां हैं, ये दिल्ली में शाह आलम द्वितीय के यहाँ शायरी करते थे। दिल्ली उजड़ जाने के बाद ये फिर लखनऊ पहुंच गए। इनकी भाषा में कुछ आधुनिकता प्रतीत होती है, चटकीलापन, मुहावरेदार और चलती भाषा इनकी प्रतीत होती है मुंशी इंसा अल्लाह खां की भाषा में। लेकिन इनकी भाषा में भी फारसी की वाक्य रचना कहीं कहीं प्रयोग होती है, जबकि सदल मिश्र और लल्लू लाल जी की भाषा में ब्रज भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है और इनकी भाषा में ब्रज भाषा और पूर्वीपन का भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये आपके खड़ी बोली गद्य के 4 उन्नायक हुए, जिनकी रचनाएं मैंने आपको बताई। अब मैं आपको बता रहा हूं कि हिंदी गद्य की सबसे पहली रचना कौन सी थी। हिंदी गद्य की सबसे पहली रचना गोरा बादल की कथा, गोरा बादल की कथा थी जो जटमल जी ने लिखी थी। गोरा बादल जो जटमल ने लिखी। मैंने आपको बताया कि हिंदी खड़ी बोली गद्य की पहली रचना गोरा बादल की कथा थी, जिसको जटमल ने लिखा था। इसके अलावा राजा लक्ष्मण सिंह एवं शिव प्रसाद सितारे सिंह हिंद का भी हिंदी गद्य की खड़ी बोली को आगे बढ़ाने में इनका विशेष योगदान रहा है। और
राम प्रताप निरंजनी तथा ने भाषा योगावशिष्ट लिखा है। पटियाला दरबार के राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा एकावशिष्ट लिखा हुआ है। और मैंने अभी आपको बताया हिंदी खड़ी बोली गद्य की पहली रचना गोरा बादल की कथा है, जिसको जटमल ने लिखा है। और गंग द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा, चंद छंद वर्णन की महिमा और राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योगावशिष्ट लिखा है। इसी प्रकार राजा लक्ष्मण सिंह और शिव प्रसाद सितारे हिंद ने हिंदी गद्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अलावा हिंदी गद्य के अन्य प्रचारक सिद्धाराम फुल्लौरी का भी योगदान है, जिन्होंने भागवती नामक उपन्यास लिखा हुआ है। और स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना करके हिंदी भाषा के प्रचार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने सत्याग्रह प्रकाश हिंदी में लिखा है। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, प्रार्थना समाज के केशव चंद्र सेन भी हिंदी के समर्थक रहे। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूं हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं। हिंदी गद्य में कई विधाएं होती हैं, आपने पढ़ा होगा। निबंध है, कहानी है, एकांकी है, नाटक है, आत्मकथा है, जीवनी है, रिपोर्टाज है। इस प्रकार से कई विधाएं होती हैं हिंदी गद्य की। चलिए मैं एक एक को बता रहा हूं। सबसे पहले आइए, निबंध क्या है, मैं आपको बता रहा हूं निबंध किसे कहते हैं। निबंध निबंध कहलाता है उस गद्य रचना को हम निबंध कहते हैं जिनमें लेखक किसी विषय पर अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से इस प्रकार व्यक्त करता है कि सारी रचना एक सूत्र में बंधी हुई प्रतीत होती है। निबंध की परिभाषा मैंने बताई कि निबंध हिंदी गद्य की वह रचना है जिसमें लेखक किसी विषय पर अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त करता है कि सारी रचना एक सूत्र में बंधी रहे। यह कहलाता है आपका निबंध। दूसरा है आपका नाटक। नाटक क्या है? नाटक कई अंकों वाली वह गद्य रचना है जिसमें संवादों के माध्यम से कथा सूत्र आगे बढ़ता है और जिसे अभिनय के माध्यम से भी रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है। मैंने आपको बताया नाटक के बारे में कि नाटक कई अंकों वाली हिंदी गद्य की वह रचना है जिसमें संवादों के माध्यम से कथा सूत्र आगे बढ़ता है और अभिनय के माध्यम से इसे रंगमंच पर भी प्रस्तुत किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। तीसरा है आपका एकांकी।
जैसा कि इसका नाम है, नाटक में मैंने आपको बताया कि कई अंकों वाली रचना। एकांकी माने एक अंक वाली नाट रचना। एक अंक वाली नाट रचना को एकांकी कहा जाता है। इसमें किसी एक घटना की संवादों के माध्यम से प्रस्तुति की जाती है और इसे भी अभिनय के द्वारा रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है। माने नाटक में मैंने बताया आपको कि ये कई अंकों की जो है रचना है, जो कथा सूत्र को आगे बढ़ाते हैं और अभिनय के माध्यम से इसे रंगमंच में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। जबकि एकांकी में केवल एक अंक होता है और किसी भी घटना को संवादों के माध्यम से उसे आगे बढ़ाया जाता है, उस घटना को पूरा किया जाता है और इसे भी अभिनय के माध्यम से इसे भी रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है। चौथा है आपका कहानी। कहानी क्या है? कहानी की कथा वस्तु संक्षेप होती है। कथात्मक रूप से अपनी किसी एक घटना की विशेष संवेदना और अनुभूति को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि वो अपना समग्र प्रभाव छोड़ दे। कहानी एक ऐसी रचना है, कहानी एक संक्षिप्त रूप में कथा वस्तु इसकी संक्षिप्त होती है और इसकी कथा वस्तु संक्षिप्त होती है। लेखक या कहानीकार अपने वक्तव्य के माध्यम से उसे इस प्रकार की छाप छोड़ता है कि उससे कुछ शिक्षा भी मिले और उसका समग्र प्रभाव लोगों के ऊपर पड़े। इस प्रकार से ये कहलाती है आपकी कहानी। फिर आपका उपन्यास। उपन्यास मैंने आपको बताया कहानी की कथा वस्तु, लेकिन किसी विस्तृत कथा वस्तु, इसमें उपन्यास में जो कथा वस्तु होती है वो विस्तृत होती है। तो किसी विस्तृत कथा वस्तु की घटनाओं एवं पात्रों के माध्यम से रोचक बना करके इस प्रकार प्रस्तुत करना कि वो किसी निश्चित उद्देश्य को व्यक्त करे, उपन्यास कहलाता है। एक निश्चित उद्देश्य की अभिव्यक्ति हेतु पात्रों के माध्यम से और विस्तृत कथा वस्तु के माध्यम से जो गद्य रचना लिखी जाती है उसे हम उपन्यास कहते हैं, उसे हम उपन्यास कहते हैं। फिर आपका छठवां है आत्मकथा। छठवां है आत्मकथा। आत्मकथा का अगर हम शाब्दिक अर्थ लें तो होता है अपनी कथा। जब कोई महान व्यक्ति अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण स्वयं लिखता है, उसे हम आत्मकथा कहते हैं। यानी आत्मकथा का अर्थ मैंने आपको बताया अपनी कथा। जब कोई महान व्यक्ति अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण स्वयं लिखता है तो उसकी इस रचना को आत्मकथा कहा जाता है। ये जो आपके विधाएं हैं, 15 विधाएं अभी बहुत रह गई हैं, इसको मैं अगले वीडियो में प्रस्तुत करूंगा।